बाजार एक दिन 2497 पॉइंट गिरता है। मतलब सोचिए, पूरी दुनिया मध्य पूर्व में एक बड़े भू राजनीतिक युद्ध की आशंका से एकदम कांप रही होती है। और फिर अगले ही दिन स्क्रीन पर अचानक से हरी बत्तियां चमकने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, शेयर बाजार में एक अजीब सा जश्न शुरू हो जाता है। मतलब ये किसी भी तार्किक इंसान को ना भ्रम में डालने के लिए काफी है कि आखिर ये पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। देखो, ये एक बहुत ही क्लासिक विरोधाभास है। इंसान हमेशा चीजों को एक सीधी रेखा में या एक तार्किक क्रम में देखना पसंद करते हैं। सही बात है। लेकिन वित्तीय बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलते। वे हमेशा भविष्य की जो भी संभावनाएं होती है ना, उनको वर्तमान में डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में ये भारी उथल-पुथल पैदा होती है। और पिछले 48 घंटों में बाजार ने ठीक इसी उथल-पुथल का मतलब सबसे डरावना और फिर सबसे आश्चर्यजनक रूप दिखाया है। बिल्कुल। तो आज की इस नई गहन चर्चा का मिशन ना इसी रहस्य को सुलझाना है। हमारे पास निवेश गुरु हिंदी नामक एक स्रोत से मिली एक बेहद दिलचस्प और विस्तृत मार्केट रिपोर्ट है, जो कि इस समय बहुत जरूरी भी है। हाँ, और ये स्रोत शेयर बाजार की इस भारी उथल-पुथल, मतलब कल के महाक्रैश और आज की जो ये रिलीफ रैली है ना, उसका पूरा ब्रेकडाउन दे रहा है। और ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ये जानना चाहते हैं कि बाजार के अचानक गिरने और उठने के पीछे कौन से छिपे हुए कारण होते हैं। एकदम। ताकि इस जानकारी के दौर में लोग खुद को पैनिक से बचा सकें। तो चलिए इस पूरी मामले को डिकोड करते हैं और समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सूचना के इस दौर में डेटा तो यार हर जगह है, लेकिन उस डेटा के पीछे के असली मैकेनिज्म को समझे बिना बाजार में टिके रहना लगभग असंभव है। तो शुरुआत उन आंकड़ों से करते हैं जो स्रोत ने सामने रखे हैं। कल का दिन ऐतिहासिक रूप से डरावना था। सेंसेक्स 2497 पॉइंट और निफ्टी 776 पॉइंट नीचे गिर गया था। बहुत बड़ा क्रैश था वो। हाँ, लेकिन आज 3 हफ्ते से जो लगातार गिरावट की स्ट्रीक चल रही थी वो टूट गई। सेंसेक्स 326 पॉइंट चढ़कर 74,533 पर और निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर 23,114 पर बंद हुआ। और यहाँ बाजार की उस इंट्राडे हलचल को समझना बहुत जरूरी है। दिन के दौरान सेंसेक्स 75,286 और निफ्टी 23,345 तक गया था, लेकिन क्लोजिंग के समय थोड़ा पुलबैक देखने को मिला। मतलब निफ्टी का ऊपर जाना और फिर वहां से फिसलना। मुझे ये ऐसा लग रहा जैसे क्या 3 हफ्ते से बाजार एक स्प्रिंग की तरह दब रहा था जो आज अचानक उछल गया। हाँ, ये स्प्रिंग वाली एनालॉजी काफी हद तक सही है। ऊपरी स्तरों पर अभी भी भारी दबाव है, लेकिन वो स्प्रिंग वाला बाउंस तो आया है। पर एक सेकंड, मैं यहाँ इस राहत वाले नैरेटिव पर थोड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। गणित तो बहुत सीधा है ना। बताइए। जब हम 2497 पॉइंट हार चुके हैं, तो क्या सिर्फ 326 पॉइंट की रिकवरी को एक जीत माना जा सकता है? ये तो मतलब एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा लग रहा है मुझे। आपकी ये आपत्ति बिल्कुल जायज है। अगर इसे सिर्फ एक बैलेंस शीट के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये कोई रिकवरी नहीं है। हाँ, वही तो। लेकिन बाजार के तकनीकी ढांचे में इसे एक जीत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि निफ्टी ने 23,000 के बेहद अहम मनोवैज्ञानिक सपोर्ट स्तर को टूटने से बचा लिया। ओहो, अच्छा। हाँ, जब बाजार लगातार 3 हफ्ते से गिर रहा हो, तो एक दिन की ये छोटी सी हरी मोमबत्ती बड़े ट्रेडर्स को ये संकेत देती है कि फ्री फॉल फिलहाल रुक गया है। मतलब आज जो हुआ वो कोई नई खरीदानी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मुख्य रूप से बेस्ट शॉर्ट कवरिंग थी। यानी जिन ट्रेडर्स ने बाजार को और गिराने की शर्त लगाई थी, उन्हें अपनी पोजीशन वापस खरीदनी पड़ी। एकदम सही पकड़े आप। जब निफ्टी 23,000 के नीचे नहीं फिसला, तो उन शॉर्ट सेलर्स के सिस्टम में पैनिक बटन दब गया। बाप रे। उन्हें अपने नुकसान को सीमित करने के लिए मजबूरी में शेयर खरीदने पड़े, जिससे बाजार में अचानक उछाल आ गया। तो इसे एक टिकाऊ रिकवरी मानना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये बस बाजार के अपने मकड़ जाल का एक तकनीकी रिएक्शन भरता। ये काफी स्पष्ट करने वाला बिंदु है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस ट्रिगर को समझते हैं जिसने कल उस 2500 पॉइंट के क्रैश को जन्म दिया था। बिल्कुल, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्रोत के अनुसार 2 बड़े कारण थे। पहला, कच्चे तेल का $110 के पार जाना और दूसरा, ईरान इजराइल के बीच का जियोपॉलिटिकल तनाव। लेकिन मेरी उलझन ये है कि मध्य पूर्व में तनाव तो मतलब महीनों से चल रहा है ना। कल अचानक ऐसा क्या टूट गया कि बाजार ने इस कदर घुटने टेक दिए? यहाँ एक चेन रिएक्शन को समझना होगा।
तनाव हमेशा से था, लेकिन जब कच्चा तेल वास्तव में $110 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर जाता है तो भारत का गणित बिगड़ जाता है। बिल्कुल, भारत जैसे देश के लिए मैक्रो इकोनॉमिक गणित पूरी तरह से बिगड़ जाता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है। हाँ, और $110 के तेल का मतलब है कि हमारा आयात बिल रातों रात बेतहाशा बढ़ जाएगा। और जब आयात बिल बढ़ता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा भी बढ़ता है। और इसी का सीधा असर हमारी मुद्रा यानी रुपए पर पड़ता है। एकदम सही। स्रोत का एक आंकड़ा यहाँ बहुत चुभने वाला है। आज भले ही बाजार ऊपर बंद हुआ हो, लेकिन स्रोत के अनुसार रुपया कमजोर होकर $93.71 के स्तर पर आ गया है। क्या ये कमजोर रुपया आने वाले समय में महंगाई का बड़ा रिस्क नहीं है? यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि आज की जो थोड़ी बहुत तेजी आई उसके पीछे कच्चे तेल की कीमतों में हल्की कमी और बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट थे, लेकिन रुपए का 93.71 पर आना कोई छोटी घटना नहीं है। हाँ, वही तो। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII जब भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं तो वे अपना मुनाफा हमेशा डॉलर में नापते हैं। अच्छा, मतलब अगर शेयर बढ़ा लेकिन रुपया गिर गया तो उनका असली मुनाफा शून्य हो जाता है। मान लीजिए कि किसी विदेशी फंड ने एक भारतीय शेयर खरीदा और वो 10% बढ़ गया, लेकिन उसी दौरान अगर रुपया डॉलर के मुकाबले 10% कमजोर हो जाए तो विदेशी निवेशक को कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब विदेशी निवेशक सिर्फ शेयर के गिरने से नहीं डर रहे हैं, वे रुपये के कमजोर होने से डर रहे हैं। बिल्कुल। $110 का तेल ये सुनिश्चित करता है कि रुपया कमजोर होगा और कमजोर रुपया उनके रिटर्न को खा जाएगा। इसीलिए क्रूड के $110 पार करते ही विदेशी फंड्स ने बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और इसी वजह से कल इतनी भयंकर बिकवाली हुई। हाँ, यही मुख्य कारण था। इस बिकवाली के आंकड़े स्रोत ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिए हैं और ये एक बिल्कुल नई बहस को जन्म देते हैं। स्रोत बताता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 7,558 करोड़ रुपए बेचे। बहुत भारी डंपिंग थी ये। हाँ, भारी डंपिंग। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो घरेलू निवेशक हैं यानी DII, उन्होंने 3,863 करोड़ रुपए की खरीदारी की। कई लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि घरेलू निवेशकों ने बाजार को बचा लिया। लेकिन अगर हम डेटा देखें तो FII ने जितना बेचा DII उसका आधा भी नहीं खरीद पाए। तो फिर ये DII को तारणहार बताने वाला नैरेटिव कितना सच है? यहाँ इस बात को एक बड़े और ऐतिहासिक नजरिए से देखने की जरूरत है। ये सच है कि 3800 करोड़ रुपए 7500 करोड़ रुपए की बराबरी नहीं कर सकते। वही तो। लेकिन अगर हम आज से 10 या 15 साल पहले के बाजार को देखें तो अगर कोई विदेशी निवेशक 7,500 करोड़ रुपए निकाल लेता तो बाजार में 10% का लोअर सर्किट लग जाता। बाप रे, मतलब पूरा सिस्टम ही बैठ जाता। बिल्कुल, पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाता, क्योंकि उस बिकवाली को सोखने वाला कोई नहीं था। तो क्या आज हमारे जो ये DII हैं वो एक फाइनेंशियल सी वॉल की तरह काम कर रहे हैं जो उस विदेशी सुनामी की लहरों को कमजोर कर रहा है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। वे उस लहर को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन वे झटके को इतना कमजोर जरूर कर देते हैं कि बुनियादी ढांचे को नुकसान न पहुंचे। क्या बात है! ये 3,863 करोड़ रुपए का घरेलू सपोर्ट भारत के बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की ताकत है, जो हर महीने SIP के जरिए बाजार में आ रहा है। ये बाजार के ढांचे में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और ये सी वॉल या कहूं कि ये पैसा कुछ खास सेक्टर्स में ही जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैंने स्रोत में देखा कि विजेताओं और हारने वालों की लिस्ट बहुत दिलचस्प है। जब बाजार में इतनी अनिश्चितता है, रुपया 93 पर है, तब भी IT और मेटल सेक्टर्स 2 से 3% से भी ज्यादा की तेजी दिखा रहे थे। स्रोत ने जिन स्टॉक्स का जिक्र किया जिन्होंने बाजार को बचाया, उनमें IT, मेटल, फार्मा और PSU बैंक शामिल हैं। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, रिलायंस और सन फार्मा टॉप गेनर्स रहे। इन सेक्टर्स का ऊपर जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सीधे तौर पर उसी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति का परिणाम है जिसकी हमने अभी चर्चा की। अच्छा, वो कैसे? IT सेक्टर का ही उदाहरण लेते हैं। इन्फोसिस या टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप से डॉलर में आता है। ओहो, हाँ। जब रुपया कमजोर होकर 93.71 पर पहुंचता है तो इन कंपनियों के लिए ये एक लॉटरी लगने जैसा होता है। मतलब वे डॉलर तो उतने ही कमा रहे हैं, लेकिन रुपए में वो मुनाफा बड़ा दिखता है। बिल्कुल, उनकी बैलेंस शीट पर मुनाफा अचानक बढ़ा हुआ दिखने लगता है। इसलिए कमजोर रुपया हमेशा IT सेक्टर के लिए एक बूस्टर डोज का काम करता है। क्या शानदार समीकरण है ये। और मेटल्स का ऊपर जाना, टाटा स्टील जैसे नाम लीड क्यों कर रहे थे?
जब भी दुनिया में युद्ध की स्थिति होती है या महंगाई बढ़ने का डर होता है ना, तो निवेशक हार्ड एसेट्स यानी कमोडिटीज और मेटल्स की तरफ भागते हैं। अच्छा। युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूटती है, जिससे धातुओं की कीमतें बढ़ती हैं। इसलिए मेटल स्टॉक्स को महंगाई के खिलाफ एक प्राकृतिक हेज माना जाता है। समझ गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो हमारी कमजोर कड़ियां हैं। हाँ, वो भी है। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस पूरी रिकवरी के बीच भी HDFC बैंक और कुछ अन्य बड़े प्राइवेट बैंक अभी भी नुकसान में रहे। बैंक इतने दबाव में क्यों हैं? देखिए, बैंकिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था का इंजन है, और जब तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ती हैं। और ऊंची ब्याज दरों से कर्ज बांटना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, उनकी मार्जिन सिकुड़ने लगती है। इसके अलावा विदेशी निवेशक जब पैसा निकालते हैं तो वे सबसे पहले उन शेयरों को बेचते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स तो हमेशा से उनके पसंदीदा रहे हैं। हाँ, तो जब बिकवाली आती है तो ये बैंक सबसे पहले ATM की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पूरा एक कॉज एंड इफेक्ट का लूप है। अब बात करते हैं निवेश की रणनीति के। स्रोत ने जो तकनीकी स्तर दिए हैं वो एक शॉर्ट टर्म चेतावनी की तरह है। सपोर्ट 23,000 से 22,950 के बीच और रेजिस्टेंस 23,400 से 23,600 के बीच। काफी संकरी रेंज है ये। हाँ, और उनकी लॉन्ग टर्म रणनीति है कि IT और मेटल में चुनिंदा खरीदारी करो, स्टॉप लॉस लगाओ और डाइवर्सिफिकेशन रखो। साथ ही जियोपॉलिटिक्स के रिस्क को देखते हुए पोर्टफोलियो में गोल्ड और डेट रखने की सलाह दी है। ये एक बहुत ही रक्षात्मक और समझदारी भरी रणनीति है। ये सलाह मान के चलती है कि संकट अभी टला नहीं है। पोर्टफोलियो में सोने का होना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अगर $110 का तेल $120 हो गया तो इक्विटी बाजार फिर गिरेगा, लेकिन सोना उस पोर्टफोलियो को ढहने से बचाएगा। जब मैं इस स्रोत का विश्लेषण कर रही थी तो मेरी नजर सिर्फ उनके आंकड़ों पर नहीं गई, बल्कि उनके कम्युनिटी एंगेजमेंट और संवाद शैली पर गई। अच्छा? हाँ, मतलब वित्तीय जानकारी देने वाले आज सिर्फ डेटा नहीं देते, वे कम्युनिटी बनाते हैं। वीडियो के अंत में बड़े ही मजेदार तरीके से वो कहते हैं, मैं आपको कोट करके बताती हूँ। हाँ, सुनाइए। वो कहते हैं, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, फुल जोर से 10,000 प्लस टारगेट, कमेंट में लिखो SIP जारी है या कौन सा स्टॉक देख रहे हो। निवेश गुरु हिंदी, सब्सक्राइब प्लस बेल ऑन, रोज फ्री अपडेट। ग्रुप और दोस्तों में शेयर करो, मदद पहुंचेगी। कल का वीडियो है टॉप 5 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए 2026 आउटलुक। सेफ इन्वेस्टिंग करो, पैसे बढ़ाओ। जय हिंद। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। वही तो, मुझे भी यही लगा। अगर इसे बिहेवियरल फाइनेंस या वित्तीय मनोविज्ञान के चश्मे से देखा जाए ना, तो ये एक बेहद जटिल और प्रभावी टूल है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, जब बाजार 2500 पॉइंट गिरता है तो एक आम रिटेल निवेशक के दिमाग का जो एमिगडाला होता है, जो डर को कंट्रोल करता है, वो हावी हो जाता है। एकदम। उसका पहला रिफ्लेक्स होता है सब कुछ बेच के बाहर निकल जाना। हाँ, लेकिन जब वो इस तरह के कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर जाता है और कमेंट सेक्शन में 1000 लोगों को SIP जारी है लिखते हुए देखता है, तो क्या होता है? तो एक पॉजिटिव हर्ड मेंटालिटी यानी सकारात्मक भीड़ की मानसिकता काम करने लगती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है यार। जब वो देखता है कि दूसरे लोग घबरा नहीं रहे हैं तो उसका अपना डर कम हो जाता है। ये SIP जारी है का नारा निवेशकों के मनोविज्ञान को बहुत स्थिर रखता है। मतलब ये टाइप करना कोई साधारण कमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक मानसिक शपथ लेने जैसा है। ये उस निवेशक को बाजार के रोजमर्रा के शोर से खुद को अलग करने में मदद करता है। और जो टीजर है कि टॉप 5 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए 2026 आउटलुक, ये तो ध्यान भटकाने और उत्सुकता जगाने का एक शानदार तरीका है ना? हाँ, इसे मनोविज्ञान में फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। आज दुनिया युद्ध के डर से कांप रही है, लेकिन ये स्रोत अपने दर्शकों का ध्यान आज के डर से हटाकर 2026 के मुनाफे की तरफ खींच रहा है। बिल्कुल। 10,000 लाइक्स का टारगेट देना, जय हिंद कहकर निवेश को एक राष्ट्रीय कर्तव्य से जोड़ना, ये सब वित्तीय साक्षरता को गेमिफाई करने का तरीका है। ये एक अनुशासन का निर्माण कर रहा है। और सच कहें तो हमारे बाजार में जो 3800 करोड़ रुपए की DII बाइंग आई है, वो कहीं ना कहीं ऐसी ही कम्युनिटीज का मैक्रो लेवल परिणाम है। एकदम सही बात है। तो अगर आज की इस चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटा जाए तो बाजार की अस्थिरता, क्रूड और जियोपॉलिटिक्स ने क्रैश को जन्म दिया। कमजोर रुपए ने विदेशी निवेशकों को बिकवाली के लिए मजबूर किया। लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों की ताकत और शॉर्ट कवरिंग ने बाजार को बचा लिया।
और सबसे महत्वपूर्ण एक अनुशासित दृष्टिकोण जैसे SIP और रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। उन सारे निष्कर्षों के बीच ना एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर हर सुनने वाले को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और वो सवाल क्या है? हम देख रहे हैं कि जिस तरह से FII भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं और हमारे घरेलू निवेशक लगातार उसे एक स्पंज की तरह सोख रहे हैं, तो क्या हम उस युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां भारतीय बाजार विदेशी झटकों से हमेशा के लिए आत्मनिर्भर और इम्यून हो गए हैं? बाप रे! या फिर क्या ये सिर्फ एक विशालकाय घरेलू बुलबुला है जिसका असली और सबसे क्रूर टेस्ट होना भी बाकी है? ये सवाल तो सच में सोचने लायक है। क्या हम आत्मनिर्भर बन गए हैं या ये सिर्फ एक भ्रम है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कुछ हफ्तों तक बाजार के हर एक टिक के साथ गूंजता रहेगा। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।